मैं डॉक्टर अर्चना श्रीवास्तव पी एकेडमिक ग्रुप में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं हिंदी की वेदना कथा लेकर आपके समक्ष उपस्थित हूँ। हम आज़ादी का 75वां वर्ष मना रहे हैं, लेकिन सच्चाई तो ये है कि हम एक गूंगे राष्ट्र के नागरिक हैं। संविधान लागू हो गया, देश विकास भी करने लगा, लेकिन राष्ट्रभाषा का मुद्दा ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। क्या राष्ट्रीय पशु, राष्ट्रीय पक्षी, राष्ट्रीय पुष्प या अन्य राष्ट्रीय प्रतीक का निर्धारण करने में जनता की राय पूछी गई थी? फिर राष्ट्रभाषा का निर्णय लेने में इतनी कशमकश क्यों? 14 सितंबर 1949 में संविधान में राष्ट्रभाषा खंड 14 का की धारा 301 का में संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी, ऐसा लिखा गया। इस टिप्पणी के साथ ही कि 15 वर्षों तक अंग्रेजी सरकारी प्रयोजनों की कामकाज की भाषा बनी रहेगी। कालांतर में यही टिप्पणी बार बार लगती रही और हिंदी अपनी दुखमय स्थिति पर बिसूरती रही। यह पूरी तरह राजनैतिक पूर्वग्रह था। दरअसल भाषा और धर्म ऐसे संवेदनशील मुद्दे हैं जिन पर राजनीति की बिसात बिछाकर हमेशा हमेशा के लिए जनता की भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया जा सकता है। हिंदी के साथ भी यही हुआ। हिंदी बोलने वालों की संख्या कम है, प्रचुर साहित्य नहीं है, शब्दावली का अभाव है, जैसा रोना रोकर बेमतलब के आरोप हिंदी पर मढ़ दिए गए और अंग्रेजी की दास्ता करने के लिए उसको बैठा दिया गया। 7 जून 1955 के खेर आयोग के गठन के साथ ही राजभाषा को फिर हवा मिली। 1956 को इस समिति की रिपोर्ट राष्ट्रपति को दी गई। 1960 में राष्ट्रपति ने आदेश निर्गत किया। 1963 में राजभाषा अधिनियम संसद के दोनों सदनों में पारित हो गया। यह नियम संविधान के अनुच्छेद 343 के खंड 3 में विहित उपबंधों के आधार पर बनाया गया। 1967 में राजभाषा संशोधन अधिनियम आया और फिर 1968 में राजभाषा संकल्प पारित हो गया, लागू कर दिया गया इसको। 1976 में पुनः किंचित परिवर्धन के साथ राजभाषा अधिनियम में कुछ संशोधन भी किए गए और पूरी तरह से वो क्रियान्वित हो गया। हिंदी के साथ बराबर राजनैतिक दुराग्रह रहे। यद्यपि हिंदी में प्रचुर शब्दावली है, समृद्ध साहित्य मौजूद है, लेकिन हिंदी जब राजभाषा बनी तो रातों रात शब्दावली का निर्माण किया जाने लगा। दरअसल यहाँ एक बड़ी चूक हुई। एक वर्ग ऐसा था जो अंतर्राष्ट्रीय विचारधारा का समर्थन करता था, जैसे कि जो शब्द जिस भाषा का है उसे ज्यों का त्यों ग्रहण कर लिया जाए, जैसे फ़ारेनहाइट, थर्मामीटर, ब्यूरो आदि। वहीं एक वर्ग ऐसा था जो राष्ट्रीय पक्ष का हिमायती था, अर्थात वो चाहता था कि संस्कृत और मध्य भारतीय भाषाओं के शब्दों को ग्रहण करके शब्दावली का निर्माण किया जाए। एक तीसरा वर्ग भी था जो प्रयोगवादी था और वो उपर्युक्त दोनों पक्षों को लेकर चलने वाला था। अतः अनुवाद शब्दावली निर्माण का कार्य बहुत ही विसंगतिपूर्ण स्थिति में आया। जाहिर है कि शब्दावली के निर्माण के लिए हमारी राष्ट्रीय नीति,
शासकीय नीति, प्रादेशिक अलगाववादी प्रवृत्ति, विशिष्ट विचारधारा के प्रति अतिवादी रुझान और सबसे बढ़कर हमारी बौद्धिक गुलामी बहुत हद तक जिम्मेदार रही है। अनुवाद के नाम पर भी कुछ ऐसा ही हुआ। अनुवाद उन्हीं शब्दों को लेकर किया गया जो शब्द गढ़े गए, जो व्यवहारिक नहीं थे, चलन में नहीं थे, और इस हिसाब से जब अनुवाद आया तो वो भोला भी था, हास्यास्पद भी और अनगढ़ भी। होना तो ये चाहिए था कि शब्दावली के निर्माण में हम ऐसी शब्दावली लेते जो व्यावहारिक होती। हमारे पास प्रादेशिक भाषाएं हैं, बोलियों का प्रचुर भंडार हमारे पास है, अतः हमें उनसे भी सहायता लेनी चाहिए थी। ऐसी शब्दावली का निर्माण नहीं किया जाता जिसके लिए हमें पुनः मूल शब्द की ओर लौटना पड़े या फिर शब्दकोश में उसके अर्थ को तलाशना पड़े। और यही कारण है कि अनुवाद के साथ बहुत सारी विसंगतियां भी सामने आई। दूसरी तरफ कॉन्वेंट स्कूलों की संस्कृत के पांव फैलाने से भी हिंदी तिरस्कृत होती रही। जहां हिंदी बोलने पर अर्थदंड भरना पड़े, जहां हिंदी में शोध प्रबंध निरस्त करने की सज़ा भुगतनी पड़े, वहाँ हिंदी का विकास होगा, ये कैसे संभव होता। राजभाषा अधिनियम के अनुसार कार्यालयों में हिंदी का प्रयोग शासनादेश, कार्यालय ज्ञापन, उप आदेश पत्राचार तक सीमित है, जिसमें हिंदी का एक मानक रूप निर्धारित है। हिंदी की वाक्य रचना और अंग्रेजी की वाक्य रचना नितांत भिन्न आधार पर हैं, अतः उन्हें संयोजित करने का प्रयास कभी तो हास्यास्पद हो जाता है और कभी विसंगतिपूर्ण। एकाधिक शब्दों का चलन भी व्यवधान उत्पन्न करता है। हमारी कोशिश ये होनी चाहिए थी कि हम भाषा का रूपांतरण ना करें, बल्कि विचारों और तथ्यों का रूपांतरण करें। और इसके लिए हमें एक सुनियोजित योजना बनानी चाहिए थी, जो नहीं हो पाई। वैश्वीकरण के इस दौर में भाषा के साथ कम खिलवाड़ नहीं हुआ। इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों में ऐसी भाषा वांछित होती है जो भावों और विचारों को शक्तिशाली ढंग से संप्रेषित कर सके। झूठ और धोखेबाजी का मैल जब शब्दों पर जमा हो जाता है तो आध्यात्मिक अर्थवत्ता को पढ़ पाना दुष्कर हो जाता है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की भाषा का स्वभाव विज्ञापनों, समाचार वाचन में देखा, सुना और परखा जा सकता है। कर्नाटक को कर्नाटका, महाराष्ट्र को महाराष्ट्र, योग को योगा जैसे नमूने हम रोज ही टीवी पर देखते हैं। अक्सर विज्ञापन में भाषिक विचलन पाया जाता है। ये दिल मांगे मोर, आई लव यू रसना जैसे विज्ञापन अंग्रेजी को ढोने वाले ही तो हैं। फिर धारावाहिक फिल्मों में नायक नायिका हिंदी नहीं बोलते, इंग्लिश बोलते हैं। मीडिया में ऐसी भाषा अपनाई जा रही है जो व्याकरण की चौखट को तोड़ती नए शब्द संसार और मुहावरे गढ़ रही है। सोना उछाल मार रहा है, चांदी फिसल गई है। ऐसे प्रयोग में बाजारवाद का स्पष्ट प्रभाव देखा जा सकता है। मोबाइल में एसएमएस की भाषा जो आजकल अपनाई जा रही है वो तो बेहद चिंताजनक है। मोबाइल से उतरकर परीक्षा की कापियों तक ये भाषा का शॉर्ट फॉर्म
आ गया है जो बेसिर पैर है। आने वाला समय भाषा का कौन सा विकृत स्वरूप लेकर आएगा, ये कल्पना से भी परे है। हमें भाषा के प्रति बहुत सजग होने की आवश्यकता है, क्योंकि भाषा हमारी संस्कृति की वाहिका है। आश्चर्य तो तब होता है जब हमारे पास संस्कृत जैसी समृद्ध भाषा मौजूद है, जिसकी प्रचुर शब्दावली आज भी लोगों को आश्चर्यचकित करती है। संस्कृत सबसे ज़्यादा वैज्ञानिक भाषा है, ये आज के कंप्यूटर युग के विशेषज्ञ भी मान चुके हैं। और इतनी संपन्न भाषा के संपन्नता के बावजूद हम बेहद दरिद्र और कंगाल हैं। मैं हिंदी भाषियों की ओर से अपनी सरकार से भी अपील करना चाहती हूँ कि बहुत सारी ऐतिहासिक भूलें सुधारी गई हैं। संविधान में आए दिन परिवर्धन और संशोधन होते रहे हैं। समय के साथ वो उसकी अनिवार्यता बन गए हैं। जब एक संविधान देश में लागू है, तो फिर एक भाषा लागू करने में इतना परहेज क्यों? इसके पीछे क्या राजनैतिक दुराग्रह नहीं झलकता? अमृत महोत्सव मनाते हुए हिंदी का दर्द भी हमें सुनना चाहिए। मुझे शिकायत अंग्रेज़ी भाषा से नहीं है, किसी भाषा से नहीं है। भाषाओं का ज्ञान तो मस्तिष्क की सक्रियता का सबसे बड़ा प्रमाण सिद्ध हो चुका है। मुझे शिकायत अंग्रेज़ी मानसिकता से है। हमारी भाषा कहीं से कमतर नहीं है, लेकिन बस राजनैतिक दुर्भाग्यों की शिकार बनती रही है। अपनी भौगोलिक सीमाओं को लांघकर आज हिंदी विश्व भाषा बनने की ओर कदम बढ़ा चुकी है। वो दिन दूर नहीं जब हिंदी विश्व भाषा के पद पर काबिज हो जाए। कहीं ऐसा ना हो कि तब हम सिर धुनते रहें कि काश हम अपने हिंदुस्तान में हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा दे पाते। भाषा का पतन या कि अवमूल्यन चिंताजनक इसलिए भी है क्योंकि अगर हम भाषा को नहीं बचा पाएंगे तो अपनी संस्कृति को कैसे बचाएंगे? ये एक बहुत ही चिंतनीय विषय है। आज मैं अपने इस वीडियो के माध्यम से ये दरख्वास्त करती हूँ कि अधिक से अधिक लोग मेरे इस वीडियो को शेयर करें, ताकि सत्ताधारियों तक मेरी आवाज़ पहुँच सके और भाषा पर कम से कम आज के दिन वो चिंतन करने के लिए विवश हो जाएं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।